हेलो चैंपियंस। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ आपके बीच किरचॉफ्स लॉ के साथ। मैं आशीष रंजन, एजुकेटेड एट आर्कोटा एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 3 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। क्या है ये किरचॉफ्स लॉ और क्या है इसका पर्पस, कैसे इसे हम यूटिलाइज करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम किरचॉफ्स लॉ की बात करें तो इसमें दो लॉज है हमारे पास, दो रूल्स हैं जिसको इंट्रोड्यूस्ड किया था किरचॉफ्स ने। बेसिकली ये एक जनरलाइज्ड वर्जन है ओम्स लॉ का, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन टूल की तरह काम करता है। अब क्या है ये लॉज, सो हम उस पर देखते हैं बात करके एक बार। मैंने बोला आपसे कि ये दो लॉज पे बेस्ड है, और ये जो दो लॉज या दो रूल्स है इसमें, ये दो रूल्स जो है वो बेस्ड है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ के लिए, तो फर्स्ट लॉ इज बेसिकली नोन एज किरचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल, एंड द सेकेंड लॉ इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केवीएल, मेस रूल, रूप रूल, हम सब इसी को बुलाते हैं। सो बात करते हैं एकदम से फर्स्ट लॉ के बारे में। तो एज यू सी हियर, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज करंट लॉ और जंक्शन लॉ। एंड क्या स्टेट करता है ये? तो फर्स्ट लॉ कहता है हमें द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। अब बात आता है सबसे पहले तो इसमें सर ये जंक्शन क्या है? तो सी, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो आपके पास मीटिंग पॉइंट होता है, जहां पे टू और मोर ब्रांचेस इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं या ओरिजिनेट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज जंक्शन। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कहता है ये कि किसी भी जंक्शन पे, सी ये आपने, मैं नाम दे देता हूं इस जंक्शन को ए, तो जिस जंक्शन ए पे जितने भी करंट्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। एम आई क्लियर? सो आप फिर से बता दे रहा हूं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होगा उनका अलजेब्रिक सम हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब इसके लिए हमारे पास एक साइन कन्वेंशन है। क्या साइन कन्वेंशन है? कि हम इनकमिंग करंट को हमेशा कंसीडर करेंगे एज अ पॉजिटिव वैल्यू, एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन टू बी अ निगेटिव वैल्यू। ओके, सो सी विथ एन एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सपोज करो इस फिगर 1 में हम इस जंक्शन को नाम देते हैं ए। अब इस जंक्शन ए पे आपको लगाना है केसीएल। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड आउटगोइंग करंट इज टेकन एज नेगेटिव क्वांटिटी। तो इनकमिंग करंट क्या है यहाँ पे? तो इनकमिंग करंट हमारे पास है I1 और I2। सी हियर, I1 एंड I2, these two are the incoming current। और आउटगोइंग करंट क्या हमारे पास? I3। सो यू कैन राइट माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। सी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। दोनों ही स्टेटमेंट सेम है, आप जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इस फिगर 2 में से ये जंक्शन हमारे पास बी है। इस जंक्शन बी के लिए आप बताएं हमें केसीएल। तो राइटिंग द केसीएल एट पॉइंट बी और जंक्शन बी पे, तो इनकमिंग करंट क्या है? I1। ओके, इनकमिंग करंट इज I1 एंड आउटगोइंग करंट्स आर I2, I3, I4। सो दिस I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4। ठीक है, आप पता कैसे चलेंगे करेंगे कि ये इनकमिंग करंट है आउटगोइंग? तो जंक्शन की तरफ आने वाले जो करंट्स होंगे वो कहलाएंगे इनकमिंग करंट, और जंक्शन से दूर जाने वाले जो करंट होंगे वो कहलाएंगे आउटगोइंग करंट। इजी है? चलिए एक और ट्राई करते हैं हम लोग। इसमें जंक्शन सी पे बताना है आपको केसीएल। ओके, सी, इनकमिंग करंट इज I1, इनकमिंग करंट इज I2, इनकमिंग करंट इज I3। सो इस केस में तीनों के तीनों ही क्या है हमारे पास? इनकमिंग करंट्स हैं। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज जीरो, आउटगोइंग करंट इज जीरो हियर।
एम आई क्लियर? तो आप इसको ऐसे याद रखें, यहाँ पे ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कैसे? करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो आएगा उतना ही वो जा पाएगा वहां से, ठीक है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज करना तो एक्युमुलेशन हो रहा है कहीं पे ना कुछ। सो इन दैट केस हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन in given time must leave the same amount of charge. This is the basis of conservation of charge, and that's why हम कह सकते हैं कि Kirchhoff's first law, that is the KCL or Kirchhoff's current law, is based on the conservation of charge. ठीक है? So accumulation of charge is not possible at any junction. Clear? Okay. So we are going to do some MCQs here. तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो आता है वो है किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, करंट पे, एनर्जी पे, और बोथ ए एंड बी। सो द यू कैन से चार्ज, बट जहां चार्ज कांस्टेंट है वहां पे हम कह सकते हैं चार्ज कंजर्व है तो करंट भी कंजर्व है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। अगर दोनों ऑप्शन दिए रहेंगे एग्जाम में तो आप ऐसे मार्क करना। ओके, नाउ अनदर इज Kirchhoff's first law at the junction is based on the law of conservation of, ये डायरेक्टली अब यहाँ पे क्योंकि आप देखिए करंट नहीं है तो हम सिंपली क्या मार्क करेंगे? चार्ज। इजी। अब यहाँ पे इसमें आपको बताना है, फाइंड करना है आई। आई द करेंट हियर इज दिस। ओके, आपको ये फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? केसीएल लगाते हैं। हम कहाँ लगा दें केसीएल? इस पॉइंट पे लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। अब इस केसीएल को आप फाइंड करके देखो तो आपके पास कितने करंट आ रहे हैं? 2 एम्पेयर प्लस 2 एम्पेयर, मतलब यहाँ पे जो करंट आने वाला है वो है 4 एम्पेयर का। दिस 4 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर क्या है? आउटगोइंग है आपके पास, यहाँ से 1.3। तो इस ब्रांच से 1 एम्पेयर का, तो यहाँ कितना बचा इस ब्रांच पे? तो यहाँ आपके पास आएगा 3 एम्पेयर। इस 3 एम्पेयर से 1.3 एम्पेयर इज गोइंग दिस वे, तो यहाँ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1.3, दैट विल बी sorry, that will be 1.7 ampere. Okay, so the correct answer is 1.7 ampere. इजी है। अब इसे ट्राई करते हैं। इस इक्वेशन में देखें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें आप, यहाँ क्या कह रहा है? द करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट शोन हियर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। सो सी, अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो फिर से क्या कॉन्सेप्ट मिलता है हमें? इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। सो इनकमिंग करंट क्या हमारे पास? 15 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। यू कैन फॉलो द एरोज हियर, 15 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, दैट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट विच इज आई। ये आउटगोइंग करंट है। सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दैट विल बी 23 एम्पियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब ये क्या है कहानी? तो किरचॉफ सेकंड लॉ को हम केवीएल के नाम से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से, मेश रूल के नाम से और लूप रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है किरचॉफ्स सेकंड लॉ? तो किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से कहता है कि किसी भी सर्किट में जो वहां टोटल पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं और जितने भी ईएमएफ या वोल्टेज सोर्सेज हमारे पास है उन सब का अलजेब्रिक सम जो होगा वो उस क्लोज्ड पाथ में हमेशा क्या होगा? जीरो। सो द स्टेटमेंट सेज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ईएमएफ्स along the closed path in any electrical network is always zero. आप अब किसी भी सेल में ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ई से, और जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं अक्रॉस एनी रेसिस्टर that will be represented by IR. Okay, so the sum of EMFs and the voltage drops or the potential drops across any electrical network is always zero. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि summation V, sum of all the potentials inside a electrical network in a closed path in a circuit is always zero. अब यहाँ पे भी कुछ साइन कन्वेंशन हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे अब एक और चीज यहाँ बता दे रहा हूं आपको मैं, ये साइन कन्वेंशंस थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में केसीएल केवीएल आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं बिना किसी एरर का। अब ये क्या कहता है साइन कन्वेंशन, इसे समझ लीजिए कि द ईएमएफ इज टेकन निगेटिव कब? जब हम ट्रैवर्स करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। आप चल रहे हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो आप क्या लेंगे? उसका ईएमएफ निगेटिव लेंगे। एंड ईएमएफ इज टेकन निगेटिव इफ यू गो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर?
Now, if the potential drop, see the potential falls along the current path. Suppose this is the direction of current and here is the resistance. Then in this case, the potential will be of opposite to the current path. Okay, and the path कैन बी ट्रांसवर्स इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. जो हम लूप यहाँ सिलेक्ट करने वाले हैं वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है. एंड द पोटेंशियल फॉल इज टेकन नेगेटिव, पोटेंशियल इज टेकन पॉजिटिव. अब ये आप इन चीजों को आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से आप लर्न कर लें, अदरवाइज मैं आपको सिखाता हूं आपको अप्रोच कैसे करना है. तो पहले तो हम देख लेते हैं केवीएल का एक्चुअल वैल्यू. तो हमारे पास क्या था, सिग्मा वी इज इक्वल टू 0 सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस a closed path in an electrical network is 0. आप यहां देखें हमारे पास 4 रेसिस्टेंस है इन द आर्म ए बी बी सी सी डी एंड एडी में. ठीक है, हमारे पास 4 रेसिस्टेंस है, सबकी वैल्यू यहाँ पे ये आर गिवन है. अब हमने मान लिया कि लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर लूप, हम चल रहे हैं अभी क्लॉकवाइज. ओके, तो इस केस में अगर यहां देखें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, सो द वोल्टेज ड्रॉप इन द ब्रांच ए बी विल बी गिवन बाय वी ए बी. सिमिलरली इन BC, VBC, VCD प्लस VDA, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा. अब यहाँ ये वोल्टेज ड्रॉप VAB हुआ क्यों, बिकॉज ऑल दिस ब्रांचेस आर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस इज देयर, देयरफॉर वहां पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा. और उन सारे वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा. ओके, चलिए अब मैं सिखाता हूं इंप्लीमेंट करना इन सर्किट्स को. बहुत ही मजेदार टेक्निक बता रहा हूं, आप इसको इंप्लीमेंट करें, कभी भी कहीं पे भी आपके फंसने के चांसेस नहीं होंगे कॉन्सेप्ट में. नो सी, कुछ चीजें आपको बता देता हूं मैं अदर देन बेसिक रूल्स. लुक, आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप लूप डिसाइड करें. क्या करना है आपने, आपको लूप डिसाइड करना है. लूप डिसाइड करने के बाद आप उस लूप में क्या सर्च करेंगे, यू लुक फॉर द सोर्स. ठीक है, सोर्स ढूंढे. सोर्स ढूंढने के बाद, सोर्स कहने का मतलब सेल और बैटरी, आप समझ ले अभी के लिए. इनकेस अगर सेल और बैटरी नहीं हुआ तो आप उसको 0 एज्यूम कर सकते हैं. अब आपके पास जो सोर्स होगा, उस सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से आप उसके निगेटिव टर्मिनल की ओर मूवमेंट करना शुरू करेंगे. बट ये मूवमेंट कैसा होगा, एक्सटर्नली होगा, मतलब नेटवर्क में करना है आपको. ओके, सेल के पॉजिटिव से सेल के निगेटिव में. अब सपोज करो, आप मान लो आपके पास एक रेसिस्टेंस है यहाँ पे सर्किट में, ऐसा आता, आपने लूप में मूव करना शुरू किया. फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, आप ऐसे मान लो कि आप इधर चल रहे हो, दिस इज द मूवमेंट, ये आप मूव कर रहे हो. ओके, और करंट जो हमने एज्यूम किया वो इस डायरेक्शन में सर्किट में करंट था. तो इस केस में यहां जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, माइनस IR लेंगे आप. और यही कहानी अगर हम इसे रिवर्स कर दे, मतलब करंट इधर है और आप भी इधर ही मूव कर रहे हो, तो इस केस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वहां पे वो पॉजिटिव लेना आप IR के. कंडीशन अप्लाइड. अब क्या क्या करना है, एक कंडीशन क्या अप्लाइड है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सोर्स लेना है और सोर्स के जस्ट बाद आपको वहां पे इक्वल का साइन लगाना है. और ये सारी चीजें जो होंगी वो आपके इक्वल साइन के बाद इंप्लीमेंट की जाएंगी. ओके, सो देखते हैं. चलिए हम एक यहां आते हैं, केवीएल लिखते हैं, केवीएल इन लूप ए बी सी डी. ओके, और हम लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं. ओके, ए टू डी टू सी टू बी. सो डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ए टू डी टू सी टू बी या टू ए. ओके, सो चलिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप लूप डिसाइड कर लीजिए. हमने लूप डिसाइड यहां कर लिया. लूप में आप सोर्स ढूंढे, सोर्स क्या हमारे पास E1, उसके आप चले पॉजिटिव से. तो मैं चल रहा हूं यहाँ पॉजिटिव से, तो हमें क्या मिला, पॉजिटिव टर्मिनल की वैल्यू क्या लेंगे आप, E1. पुट इक्वल साइन, सोर्स लेने के जस्ट बाद आप इक्वल साइन प्लेस करें, फिर आप चलना शुरू करें. हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं इस ब्रांच में करंट है I1 और यहां से करंट आ रहा है I2 और यहां जाकर ये दोनों मिल जाएंगे बाय द KCL, तो इट बिकम्स I1 प्लस I2. नाउ E1 आगे चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, आगे रेसिस्टेंस मिला R2. तो R2 के लिए हम क्या बताएंगे, यहाँ पे I1 R2. फर्दर चलते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, R3. तो R3 के लिए क्या है,
R3 टाइम्स I1 प्लस I2। अब आप पूछोगे सर प्लस क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट में मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे। बट कहाँ? इक्वल साइन के बाद की कहानी याद रखना। फिर आगे चलते हैं, हम इस पाथ से फॉलो करते हुए हम पहुंचते हैं R1 के पास। ये भी सेम डायरेक्शन में है, सो इट बिकम्स R1 टाइम्स ऑफ I1। ओके, सो अब इसे आप रीअरेंज कर ले, सो द इक्वेशन बिकम E1 इक्वल्स टू I1 टाइम्स R2 प्लस R3 plus R1 and plus I2 R3। This is the equation number 1। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट लूप में। हमारे पास मैं कुछ चीजें थोड़ा यहाँ इरेज कर रहा हूं। अब आप काम करें सेकेंड लूप में। सेकेंड लूप हमारे पास क्या है, हमने डायरेक्शन क्या एज्यूम करना है यहाँ पे, पॉजिटिव सोर्स है एज्यूम कर, आप निगेटिव भी ले सकते हैं, उससे कोई इश्यूज नहीं जाएगा यहाँ। ओके सी, हम ले लेते हैं कुछ ये डायरेक्शन अभी। तो हमारे पास सोर्स क्या मिलेगा, सबसे पहले मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको थोड़ा विजिबल हो ये हमारे पास है E2। तो हम चलते हैं E2 से। E2 हम यहां लिख देते हैं KVL इन लूप EDCF। ओके, सो E2 विल बी पॉजिटिव क्योंकि हम इसके चलना शुरू कर रहे हैं पॉजिटिव से। एंड E2 विल बी, आगे फिर क्या करेंगे, आप पुट करेंगे इक्वल साइन। फिर क्या मिला आपको, यहाँ R4 मिल रहा है। R4 में करंट क्या है हमारे पास, I2। सो R4 I2, ये सारी चीजें कहाँ लिखेंगे, इक्वल के बाद। ठीक है, अगर इक्वल प्लेस नहीं करेंगे तो आपको माइनस लगाना पड़ता। प्लस आगे चलते हैं यहाँ पे, प्लस हमें क्या मिला फिर R3। R3 में I1 प्लस I2 एंड कमिंग टू दिस वी गेट R5। R5 मिला, R5 में करंट कितनी हो जाएगी, R5 टाइम्स ऑफ I2। सो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस है R4, R3 और R5। इसको रीअरेंज करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू R3 I1 प्लस R4 R3 प्लस R5 टाइम्स ऑफ I2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशंस हैं और हमारे पास दो अननोन है यहाँ पे I1 I2। वी कैन सिंपली सॉल्व इट आउट। ओके, चलिए इसी बेस करके एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम यहाँ पे। आप ट्राई भी कर सकते हैं पॉज करके। देखिए, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर बिलो। आपको गिवन सर्किट में क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखें, यहाँ पे हमारे पास दो सोर्सेस हैं, एक 12 वोल्ट की बैटरी है और एक 20 वोल्ट की। तो मैं क्या करता हूँ, 20 वोल्ट वाली बैटरीज को ना मैं ले लेता हूँ यहाँ पे अपना प्राइमरी सोर्स, और मैं यहाँ से एज्यूम कर लेता हूँ कि ये हमारे लिए करंट जनरेट करके देगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब आप लूप में चलना शुरू करें ऐसे। अब हम लूप में चलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा सोर्स क्या है, 20। हम उसके चलना है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो 20 इक्वल्स टू, फिर आप चलेंगे करंट क्या है, आई, कितने टाइम्स, इट बिकम्स 10I। अब जब आपको किसी पाथ में आप चल रहे हो ब्रांच में सर्किट में और आपको एक से ज्यादा सोर्स मिल रहे हैं, तो आप उस सोर्स का वो साइन लेंगे जो आपको ट्रेवल में पहले मिलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है पहले साइन, यहाँ 12 वोल्ट का, तो वी आर गेटिंग द माइनस टर्मिनल हियर। तो हम क्या लिखेंगे, -12। फिर आगे चले तो +5I, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव कर रहा है ब्रांच में। एंड फर्दर अगेन 5I फॉर द दिस वन। ओके, सो वी आर हैविंग 3 रेसिस्टेंस एंड 2 सोर्सेज। तो ये हमारे यहाँ पे सारे ड्रॉप्स हो गए, वोल्टेज ड्रॉप्स। तो 20 + 12 will be equal to 10I + 5I + 5I, that will be 20I, and this is 32 upon 20 which is equals to I। so I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, I becomes 1.6 एम्पेयर। क्लियर, इजी एकदम। चलिए एक और ट्राई करें। नाउ सी हियर, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 4 रेसिस्टर्स R1 R2 R3 एंड R4, इन सबके
वैल्यूज दी गई हैं आपके पास ओम में एंड आर कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ E1 of 6 volt and E2 of 12 volt. Determine the electric current flows in the circuit as shown in the figure. Now see, आपको क्या फाइंड करना है? आपको कैलकुलेट करना है I. क्लियर है? अब चले, I कैलकुलेट करना है तो बहुत इजी सा है। सबसे पहले हम अपना सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारे पास दो सोर्सेस हैं E1 और E2 नाम से। E1 की वैल्यू है 6 और E2 की वैल्यू है 12। मैं E2 को प्राइमरी सोर्स मान लेता हूं क्योंकि वैल्यू ज्यादा है। आप किसी को ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जो आपके कैलकुलेशंस है वो चीजें आपके वहीं तक पहुंचाएंगी जो आपके आंसर्स के रिक्वायरमेंट होती है। चलिए, हमने मान लिया है आई। अब इस ब्रांच से देखा जाए तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल में। ओके, यहां से करंट आपको सेम फिर आई मिल जाएगा। चलिए तो देखिए कैसे करते हैं हम यहाँ पे। E2 की वैल्यू लिखते हैं, E2 का पॉजिटिव E2। आगे चलेंगे तो R1 R2 में, ओके, R1 R2 की वैल्यू कितनी है? R1 की वैल्यू 12 ओम, R2 की वैल्यू 12। दैट मीन्स यहाँ जो करंट आएगा वो डिवाइड होगा, सम आई डैश, और ये दोनों आई डैश क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ के वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगे? दोनों के बराबर होंगे। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों ऐसे भी पैरेलल हैं तो इन्हें हम कंबाइन भी कर सकते हैं। तो दिस विल बिकम I टाइम्स ऑफ R1 पैरेलल R2। ओके, प्लस हमें क्या मिला फिर? E1 फिर प्लस R3 प्लस R4 सीरीज में है तो यहां हो जाएगा करंट I। सो E2 की वैल्यू, तो E2 की वैल्यू हमारे पास है 12 वोल्ट। E2 की वैल्यू 12 वोल्ट इक्वल्स टू I, हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, R1 पैरेलल R2 दैट मीन्स R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और ये हो जाएगा साथ में प्लस E1। E1 की वैल्यू पुट करेंगे अभी हम, तो 12, E1 इधर आएगा तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू I। अब R1 R2 की वैल्यू पुट करें तो R1 R2 की वैल्यू कितनी है? 12 इंटू 12 अपॉन 24। ओके, प्लस R3 की वैल्यू 3, R4 की वैल्यू 6। सो व्हाट यू गेट? 6 equals to I times of this become 6 plus 9. So I is equal to 6 upon 15. 3 2s are 3 5s are. That will be I is equal to 0.4 ampere. Easy. चले, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू। रेस्ट हम इसके आगे इसके कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे और इसके जो आगे के टॉपिक्स है आपके मीटर ब्रिज एंड इसके एप्लीकेशन जो है केसीएल केवीएल के, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।